नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन और आज हमारे साथ हैं पत्रकार मनदीप पुनिया, जो कि अपना वेब चैनल गांव सवेरा अपनी वेबसाइट चलाते हैं। और लखीमपुर की जो ये पूरी घटना हुई, जिसमें 4 किसानों को बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही गाड़ियों ने कुचला उसे, उसके संदर्भ में वीडियो भी जारी हुआ। पूरे देश ने वो वीडियोस देखे। और उसके अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक स्थानीय पत्रकार की भी इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई। मनदीप वहां पर 3 दिन ग्राउंड पर मौजूद थे, उनसे समझते हैं। खासतौर से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करी यूपी सरकार को। उन्होंने बोला कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच हो वो भी इसका समाधान नहीं लगता। क्यों इस तरह की आशंकाएं मन में उपज रही हैं, क्या रही स्थिति? चश्मदीद जो गवाह थे जिनसे मनदीप ने बात की, उन सब का क्या कहना है, क्या है वहां पर प्रतिक्रिया लोगों की, सब पर बातचीत करेंगे। मनदीप, आपका स्वागत है हिंद किसान में। सबसे पहले, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में बोला है, यूपी सरकार की इस जांच से संतुष्ट नहीं है। मामला 20 अक्टूबर तक सुनवाई चली गई है। और इधर राकेश टिकैत जो किसान नेता है, जिन्होंने मामले को वहां पर रहकर इस पूरे मामले में फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, उनका कहना है कि 12 अक्टूबर तक अगर मंत्री की बर्खास्तगी और जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या होगा आगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है वो बिल्कुल एक हिसाब से जायज महसूस होती है, क्योंकि जब आप वीडियोज आप देखते हैं उसमें आपको समझ में आता है कि ये वाकई में एक अटैक था। ये कोई एक होता है एक्सीडेंट होता है, एक होता है अटैक। जैसे यूरोप में जिनको हम लोन वोल्फ टेरर अटैक बोलते हैं, उसमें तो एक आदमी पिकअप ट्रक लेके लोगों के समूह के ऊपर चढ़ा देता है। इसमें तो ये इसको हम ऑर्गेनाइज टेरर अटैक में मानता हूँ, जिसमें 3-3 एसयूवीज, वो भी हथियारों से लैस, सीधे जो शांतिपूर्ण किसान अपना धरना खत्म करके वापस घरों को लौट रहे थे, उनको रोनती हुई गई हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज टेरर अटैक था किसानों के ऊपर, और इसको ऑर्गेनाइज टेरर अटैक कहने का कारण ये भी है क्योंकि वहां पर मौजूद जो किसान थे उन्होंने हमें बताया कि जो अजय मिश्रा है उसको टैनी महाराज बोला जाता है, और वो पिछले 2 महीने से किसानों को वहां पर तंग कर रहे थे। उनकी वीडियोज आपने देखी होंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि मंत्री तो मैं बाद में बनाऊं, पहले तो मैं जो था ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। कई किसानों ने मुझे इस तरीके की घटनाएं बताई, जैसे जिस किसान मतलब किसी किसान की बाइक के ऊपर झंडा लगा हुआ था किसानी का, तो उस बाइक को रुकवा लेते थे भाजपा वाले और उसको पीटते थे और झंडे को उतार देते थे। ऐसी कई घटनाएं थी। जो किसान नेता है गुरमीत मांगट उस इलाके के, उनके स्कूल के ऊपर रेड करवाई गई। गुरमीत मांगट को टारगेट करके भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगा, तुम्हारे खेत बिकवा दूंगा, ये सब बोला गया। तो उस इलाके में जो सिख कम्युनिटी के फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और वो पूरी बेल्ट एक हिसाब से धान और गन्ने की बेल्ट है। तो उसमें जो खेती किसानी का जो मूवमेंट है काफी, क्योंकि इसमें एमएसपी पे गारंटी का उनके ऊपर भी बात हो रही है, तो काफी ज्यादा सक्रिय है वहाँ पे किसान। लगभग हर किसान ही सक्रिय है, क्योंकि धान का वहां पर एमएसपी मिलता नहीं, 1100-1200 रुपए क्विंटल बेचना पड़ता है, जबकि एमएसपी 2000 के आसपास है धान का। तो इस वजह से वो इस आंदोलन से काफी उस तरीके से जुड़े हुए हैं वहाँ के किसान। तो और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी हजारों की संख्या में किसान वहां पर जमा थे तिकोनिया के उस स्कूल के हेलीपैड के बाहर। और वो एक बहुत सिंगल सी सड़क है, और उसके विरोध विरोध जब खत्म हुआ था तब किसानों ने खुद रास्ता देकर गाड़ियां निकलवाई हैं बीजेपी वालों की। हम ग्राउंड पे थे तो वहां के तमाम जो लोकल किसान थे जो उस दिन मौजूद मौजूद थे, उन्होंने हमें वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जबकि पत्रकार डरे हुए हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें जो पहला वीडियो आया था टक्कर वाला, तो वो किसी के फोन से बनाया हुआ था। तो वो असल में हम उन पत्रकारों को बोल रहे थे कि आप हमें हमारे फोन में भेज दिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद वो फिर फोन से ही बनाना पड़ा। कई वीडियोस हमने ऐसे फोनों से ही बनाए। उन पत्रकार इतने डरे हुए थे, उन्होंने अपने फोन, उनके फोन में जो वीडियोस थे वो हमें भेजे भी नहीं, वहां के पत्रकार, स्थानीय पत्रकार। तो ये बताएं कि वहां पर आपने जो स्थानीय लोग थे जो उस वक्त चश्मदीद गवाह रहे होंगे उस पूरी घटना के,
उनके जरिए, उनके आंखों देखी आपने, उन्होंने जो पूरा मंजर खींचा, जो एक तस्वीर खींची, उसके बारे में बताएं कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। जब हम वीडियो देख रहे हैं, जो किसानों की बातें सामने आ रही हैं, जब वहां स्थानीय लोग थे उनकी बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखकर समझ में आ रहा है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ होगा। क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से कुछ निष्पक्ष जो जांच होनी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? और दूसरा सवाल ये कि अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए, क्या? तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो पुलिस की जांच इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी की सुबह हम पहुंच गए थे। हम करीब 4 बजे, सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। तो जब हम गए तो वहां पर किसान सड़क पे ही उन सबों को लेकर बैठे थे, जिन किसानों की डेथ हो गई थी इस पूरे घटनाक्रम में, इस अटैक में। और वहां पर पास में ही एक स्कूल था, तो स्कूल में मीटिंग चल रही थी। किसान नेता राकेश टिकैत जी पहुंच गए थे, हरियाणा से भी किसान नेता। तो उस जब मीटिंग चल रही थी तो एक पुलिस अधिकारी, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उससे उनको दिक्कत होगी, सीनियर अधिकारी थे, काफी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं वो। तो वो जब वो बाहर निकले मीटिंग के बाद, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या रहेगा इस पूरे मामले में, क्या ये तो हम वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर, वो तो साफ साफ एक अटैक है, वो कोई एक्सीडेंट तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो जबरदस्ती चढ़ाई गई, किसी को मारने की ही मंशा से ही चढ़ाई गई है गाड़ियां। तो बोले कि बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, और प्रेशर में जो टॉप लीडरशिप है वो भी शामिल है खुद। वो आप उनकी पोस्ट भी देखो ना, जो मंत्री हैं, वो ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं वो। तो वो उनका पूरा प्रेशर है, और हमें नहीं लगता कि जब तक उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी तब तक हम कुछ कर भी पाएंगे, कुछ करने के उसमें भी हैं। हमें जो भी किसान नेता हमारे सामने डिमांड रख रहे हैं, उस हर एक डिमांड के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, अपने बॉसेस से बात करनी पड़ती है, उसके बाद इन किसान नेताओं को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसी वजह से जो मीटिंग थी किसान नेताओं के साथ पुलिस अधिकारी की, 6 घंटे लंबी चली। वो मतलब उसमें उसका कारण यही था कि तो मेरा फिर से वही सवाल, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उन्होंने दो टूक शब्दों में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से जो पूरी जांच होनी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ी। आरोपी अभी तक 302 का मुकदमा है और उसमें सीधे सीधे अरेस्ट होता है, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब मेरा यही सवाल है कि 20 अक्टूबर तक, दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। इधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर तक अगर फैसला नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। आगे आप कैसे इसे बढ़ता देख रहे हैं और इसके बीच में किस तरह की स्थितियां पैदा होंगी फिर? देखिए, जो किसान नेता थे उस समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तो जो पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ जो बात की थी, तो गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को ही लेकर थी। देखिए, मुआवजा किसी भी तरीके का न्याय नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि जो विक्टिम फैमिली है, जो बाद में जिनके कमाऊ हाथ चले गए हैं, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। तो मुआवजे के ऊपर समझौता नहीं हुआ था। पहली बात तो जो समझौते का जो मुख्य बिंदु थे, किसान नेता जिसके ऊपर जोर भी दे रहे थे, वो थी मंत्री की बर्खास्तगी, उनके ऊपर 302 की एफआईआर और बेटे की गिरफ्तारी। ये इन पॉइंट्स पे जोर दे के समझौता हुआ था, और वहां पे बहुत क्लियर शब्दों में हुआ था। मतलब उस मीटिंग में जो कुछ हो रहा था वो हमें बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा था, एक एक कम्युनिकेशन था। लेकिन हालांकि उसमें कुछ कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रहे, और कुछ कुछ चीजें भी हुई। ऐसे लग रहा था कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया जा रहा है, और वो अब शायद मुझे ऐसा लगता है किसान नेताओं को महसूस भी हो रहा होगा जब गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि उस समय जनरल परसेप्शन वहां पे यंग किसान थे, जितने भी जो बाहर खड़े थे और जो लोकल किसान थे, उनका परसेप्शन यही था कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो लेकिन किसान नेता ये बोल रहे थे कि अंतिम संस्कार कर देते हैं, 7 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं गिरफ्तारी का, जो कि 12 तारीख को खत्म होने जा रहा है, 7 दिन का अल्टीमेटम। तो नो डाउट कि उनको भी अपने जुबान पे रहना पड़ेगा, किसान नेताओं को, नहीं तो किसान उनसे छिटक जाएंगे। और किसान तो बिल्कुल गुस्से में है, मतलब लेकिन शांतिपूर्ण है। वो मैंने देखा कि उस दिन मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें हर किसान उस इलाके का बाइकों पे आ रहा है, झंडे लगा के, ट्रैक्टर, गाड़ियां, वो इलाका पूरा भर गया था। मतलब वहां पे आकर जब समझौता होने के बाद भी जब वापस जाने लगे तो 4 घंटे जाम रहे, इतने ज्यादा किसान वहां पर
हो गए थे। तो हर एक लेकिन उन्होंने कोई हुड़दंगबाजी नहीं की, कोई नारा नहीं किया, चुपचाप वो आकर उस मैदान में बैठ गए थे और उनकी नजरें उन डेड बॉडीज के ऊपर थी और साथ में अपने किसान नेताओं की वाणी के ऊपर कि वो क्या मीटिंग से बाहर आके डिसीजन लेते हैं। ये जो वीडियो हम सब ने देखा जिसमें किसान शांतिपूर्ण तरीके से बहुत धीमा धीमे गति में चल रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी आती है, रौंदती हुई जाती है, उसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के एक लीडर हैं जो तराई किसान संगठन के अध्यक्ष भी हैं तेजिंदर वर्ग जी, उनको सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर उल्टा एफआईआर हुई है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ी आलोचना भी की है। उस पर आप कुछ बता सकते हैं कि लोगों में इस लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है किसानों में? देखिए, वो जब मीटिंग चल रही थी तो वहाँ के जो लोकल किसान नेता थे उनके दिमाग में एक कंसर्न था कि ये जो बीजेपी वाले इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी सरकार में क्या होता है कि जो विक्टिम है उसको न्याय तो क्या मिलना, उल्टा उसी के ऊपर केस हो जाता है। वो चाहे मॉब लिंचिंग के केस देख लीजिए इससे पहले, या सीएनआरसी के प्रोटेस्ट का आप हाल देख लीजिए, जो विक्टिम थे उन्हीं के ऊपर ही बाद में उलट केस हो गए। तो ये मामला था। इसी वजह से जो वहाँ के जो लोकल किसान नेता थे वो कह रहे थे कि हमें बहुत ढंग से अधिकारियों से बातचीत करनी है और उसमें ये बिल्कुल एक प्रपोजल था कि किसी भी किसान के ऊपर किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं होगी। कभी आप बाद में मामले को कुछ और ही बना के, कुछ और ही करके किसानों के ऊपर एफआईआर कर दो, किसानों की गिरफ्तारी कर लो और वो जो आरोपी हैं वो छूट जाएं। अब जब ये कंप्लेंट तजिंदर विरक के खिलाफ जाती है तो फिर मतलब उनका जो शक करने की जो मंशा थी वो बिल्कुल सही निकली, तो बिल्कुल सच सच निकला। तो ये तो है कि जो विक्टिम है उन्हीं के ऊपर ही एफआईआर। और मतलब आप कितने ही केस देख लीजिए जिनमें पिछले 6 सालों में जो जन आंदोलनों का देख लीजिए, मॉब लिंचिंग के केस देख लीजिए, विक्टिम्स के ऊपर ही एफआईआर, विक्टिम्स को जेल भेज दिया जाता है लगभग मामलों में। सुप्रीम कोर्ट की जो एक और तरफ से एक बात सामने आई है वो यह है कि वो एक निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और संकेत दिए हैं कि कोई दूसरी एजेंसी को जांच सौंपी जाए। इसकी कितनी जरूरत आप समझते हैं, क्योंकि आप वहां ग्राउंड पर थे, लोगों की जाहिर सी बात है कि जिस तरह की घटना घटी, जो वारदात हुई, आरएलडी के भी जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने उसको कहा कि यूएपीए के तहत इसको डील करना चाहिए। कितनी जरूरत आप लोग समझते हैं कि इस पे एक सख्त से सख्त फटाफट से कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, एक अलग एजेंसी को सौंपा जाए? देखिए, एजेंसी किसी को भी सौंप लीजिए, जब तक वो होम स्टेट मिनिस्टर रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तब तक जांच प्रभावित ही होगी। उसका असर तो जो नक्षत्र सिंह जो किसान मरे हैं, उनके बेटे जो मनदीप सिंह जो कि एसएसबी के में काम करते हैं, आर्मी में हैं, और वो आए हुए थे छुट्टी लेकर अपने पिता का अंतिम संस्कार की। तो मैं उनकी कुछ जो मैंने सुना और देखा वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जब उनको वहाँ के किसान बोल रहे थे कि देखिए, जब तक जिंदा थे तब तक आपके हैं, अब ये पूरे हो गए हैं, इन्होंने शहादत दी है किसानों के मूवमेंट के लिए, तो ये अब हमारे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम इनके अंतिम संस्कार को रोक देते हैं, तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मनदीप सिंह का जवाब ये था कि मेरे को तो छुट्टी अंतिम संस्कार करने के लिए मिली हुई है, मेरे डिपार्टमेंट का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। तो हालांकि मुझे ये सब बात पब्लिकली बोलनी बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये मैंने सुनी, बिल्कुल देखी, और ये बड़ा डिस्टर्बिंग लगा। और जो किसान जिनकी मौत हो चुकी थी, तो उनके भी जो रिश्तेदार थे जो सरकारी नौकरियों में थे, उनके ऊपर प्रेशर डलवाया जा रहा था। मतलब सिस्टम है उसका प्रेशर, वो बिल्कुल देखा जा सकता है, लोग फील कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उस स्थिति में, उस समय भी वो उस प्रेशर को फील कर रहे हैं। अब जैसे एक किसान की मैं और जिक्र कर देता हूँ, तो उसकी बहन के जो हस्बैंड मतलब उसकी कोई जीजा या फिर फूफा रहे होंगे, वो सरकारी नौकरी में थे।
तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, जो स्टेट मशीनरी है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही थी कि ये करवा दो, मुआवजा भी मिल गया और क्या चाहिए, ये सब मतलब आप सोच के देखो कि जान तो गई है। उस टाइम पे वो जितना प्रेशराइज कर रहे थे अंतिम संस्कार करवाने के लिए, वो देख के वाकई में महसूस हो रहा था कि इसकी बर्खास्तगी, मंत्री की बर्खास्तगी के बगैर आप चाहे कहीं किसी को भी जांच सौंप दो, सीबीआई को सौंप दो, किसी एजेंसी को, फेयर ट्रायल हो पाए और मतलब सही से जांच हो पाए, मुझे नहीं लगता। ये मेरा मानना है। और मतलब एक सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये बात बोल रहा है, आप इस बात को समझिए। वो ये बात बोल रहा है, मैंने कहा भाई साहब बनेगी, होएगा कुछ, होएगी गिरफ्तारी। वो साफ बोल रहा है भाई भूल जाओ, जब तक वो मिनिस्टर है, वो हमारा मिनिस्टर है, हमारे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो ऐसे बात कर रहा है। तो मनदीप, ये सब देखकर आपको क्या लग रहा है? कोई जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, पहले सरकार की तरफ से इस तरह की एक स्टोरी बनाई गई कि स्टोन पेल्टिंग हुई, पत्थर फेंके गए, डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी गिरी, फिर देश के सामने वीडियो आया, उसके बाद किसान नेताओं ने बोला कि 12 अक्टूबर तक हमें ये फैसले चाहिए वरना आंदोलन होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, खुद से संज्ञान लेता है। अब मामला 20 अक्टूबर तक टल गया है। क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलेगा? कुछ जैसे होता है ना फिल्मी स्क्रिप्ट, कुछ उस तरह चल रही है ये स्क्रिप्ट? देखिए सीधी सी बात है कि सोच के देखो, अगर ये मंत्री की बजाय ये किसी कोई और किसी का बेटा होता, तो ये इससे क्या यूपी पुलिस ऐसे ही बर्ताव करती? नहीं करती। इसको तो अब तक जेल में होता, सारा कुछ होता है। तो वो जो बेनिफिट्स हैं पावर में होने के, वो तो इनको मिल ही रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। और उसका पता किसानों को भी पड़ रहा है, किसान नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि ये तो हमारे साथ इन्होंने धोखा कर दिया। किसान नेताओं को समझ में आ रहा है प्रॉपर। अभी सिंगू पे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही है, सारे किसान नेता वहां पर बैठ के माथा पकड़े हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या कर दिया इन्होंने, कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया हमने। तो सारों सारों के पसीने छूटे हुए हैं। तो समझ में आया, तो वो गुस्सा तो निकलेगा ही। और वो मतलब मुझे लगता है कि वो बड़ा आंदोलन होगा ही होगा, देख लो। और इसमें बड़े आंदोलन के बगैर मतलब आप देखिए कि ये एक 3 एसयूवीज थी। सबसे पहले तो मैं उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग में जाना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि कंफ्यूजन बहुत फैलाया जा रहा है। 3 एसयूवीज थी, पहले थार थी, उसके बाद फॉर्च्यूनर थी, तीसरे पे स्कॉर्पियो टाइप थी। तो 2 एसयूवी तो वहीं पे टक्कर मार के किसानों को टक्कर मार देती हैं और आगे जाके डिसबैलेंस हो जाती है। तीसरी एसयूवी है, वो थोड़ी और आगे जाके डिसबैलेंस होती है, और वो इस वजह से डिसबैलेंस होती है क्योंकि आगे पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। वो तीनों एसयूवीज जो बराबर में जो खेत थे, वो खेत से सड़क की जो गहराई थी वो 10 से 12 फुट की थी। तो आपने समझ में भी आया होगा जब किसान खेतों में कूद रहे हैं सड़क से, तो वो डिसबैलेंस हुई है। सिंगल सड़क थी सारी, 9 फुट की सड़क थी, 8 फुट की तो गाड़ी होती है, आधा आधा फुट साइड में जगह बचती है। तो वो दिख रहा है साहब। जो खेतों का 2 क्रम का रास्ता होता है, 2 क्रम मीन्स 11 फुट होता है, तो 2 क्रम का जो खेतों का रास्ता होता है उसी पे वो सड़क ऊंचे उठा के बनी हुई है। तो उस 2 क्रम के रास्ते पे एक ही ट्रैक्टर जा पाता है, एक गाड़ी जा पाती, एक ही गाड़ी जा पाती है, तो उसमें तो दूसरी की तो गुंजाइश नहीं होती। तो वो डिसबैलेंस हुई है और वो तीनों गिरी हैं। और उसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता मरने की भी बात हो रही है, वो 3 ऑन द सपोर्ट, जो आखिरी वाली गाड़ी है जब वो पलटी है, 3 ऑन स्पॉट उसी गाड़ी के कारण हो गए। और उसमें आखिरी वाली गाड़ी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसमें जो आदमी उस पे लटके हुए हैं ना, उनमें हथियार दिख रहे होंगे आपको। और अभी हमने एक वीडियो और जारी करा है जिसमें हथियार चलाने की आवाज भी आ रही है। तो चीजें इतनी सरकार के जो वकील हैं हरीश साल्वे जी, उन्होंने बोला कोर्ट में कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई है। नहीं, वो पोस्टमार्टम में नहीं आया ना, पोस्टमार्टम में नहीं है, गोलियां चली हैं वहाँ पे। जो वहाँ पे जो वो थे उस मौके पर जो मौजूद थे, उन्होंने खुद बताया कि जो आशीष मिश्रा था, वो उसके पीछे जब किसान भागे उसको पकड़ने के लिए, तो उसने फायर किया है वो। लेकिन वो किसी किसान को ये नहीं पता कि वो हिट हुआ या नहीं हुआ, ये अभी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन गोली चलने की आवाज वाली वीडियो है प्रॉपर। मैं आपको अभी हमारे गांव हमारे पास आ गई है, हम गांव सवेरा पे चढ़ाएंगे। तो गोली चली है, पुलिस भी मान रही है गोली चली है वहां पे। पुलिस वाले की वीडियो देख लीजिए। जब आधार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को माना जा रहा है,
और पोस्टमार्टम में गोली चलने को लेकर कोई निशाने सामने नहीं आए हैं, कोई निशानी सामने नहीं आई है, तो कहीं लगता है कि जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? क्या फिर से एक नई एजेंसी आएगी? क्या फिर से सारे घटनाक्रम को फिर से वापस खड़ा किया जाएगा, फिर से उसमें जांच होगी? कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो पत्रकार जो रमन था, रमन कश्यप, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं उनको भी गोली लगी है, पत्रकार रमन कश्यप को। तो इसमें सबसे बड़ी जो चालाकी हुई, इसमें सबसे बड़ी चालाकी ये हुई कि झटपट समझौता हो गया और झटपट ही अंतिम संस्कार हो गए। जो पोस्टमार्टम दोबारा हुआ वो सिर्फ एक किसान का हुआ, वो गुरविंदर का हुआ है, ये बात समझो। और ये झटपट अंतिम संस्कार जो हुए, इसके ऊपर मैं लॉन्ग फॉर्म एक रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल लिखूंगा कि कैसे किस तरीके से प्रेशराइज किया गया, कौन कौन शामिल थे और किस तरीके की शब्दावली उन्होंने बरती, वोकैबुलरी कैसे बरती। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। इसके लवप्रीत के घर पे बैठे थे हम, तो उसकी सिस्टर के पास गए हम, उनकी सिस्टर के पास बात करी, तो उनकी सिस्टर बोली कि भाई हमारा तो भाई चला गया, 18 ही साल का था, हमें नहीं चाहिए ये पैसे वैसे जो भी चेक फैक ये हैं, हमें तो सही जांच चाहिए और इस हमारे भाई का दोबारा पोस्टमार्टम। लेकिन सडनली उसके 2 घंटे बाद ही उनके परिवार वालों के ऊपर, उनके फादर के ऊपर लगातार प्रेशर बनने लगता है। ठीक है, और साथ में एक आदमी आता है और उससे उसके सारे मीडिया वाले उसके पास भागते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा, कम से कम कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में मैं जरूर उस आदमी का नाम लूंगा। उसे मीडिया वाले पूछते हैं, सर अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर ज्यादा जो वो था तबका भी था मीडिया वालों का, वो गोदी मीडिया वालों का था। तो उस आदमी को घेरते हैं, वो आदमी ये बोलता है अभी चेक नहीं मिला है इनको पैसे का, इसलिए नहीं हो रहा, पैसे का चेक दे देंगे हो जाएगा। मतलब वो लड़की कह रही है उससे 2 घंटे पहले ही कि हमें पैसे से मतलब ही नहीं है, हमारे भाई का दोबारा पोस्टमार्टम हो। मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो हमारे पास, वो लड़की डिमांड कर रही है, लेकिन उसको चेक का इश्यू बना के उसको फटाफट उसको उनको गिल्ट, उनको पता है वो उसके फादर थे, उसको फादर को ऐसे लगना लग गया है यार अब दुनिया तो ये मीडिया वाले ये तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम पैसे की वजह से अंतिम संस्कार नहीं करे, हमने पैसे का क्या करेंगे, हमारा एक तो बच्चा था वही मर गया है, अभी पैसे का चाटेंगे थोड़ी ना, कर दो उठा के अंतिम संस्कार। वो उस गुस्से में वो सारा कुछ हुआ है। अब आप सोच के मतलब ये वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी। जी जी मनदीप जी, शुक्रिया, आपने ये तमाम जो इनसाइट्स दिए हैं और सही मायनों में यही हम समझना चाहते थे, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, वहां पे किस तरह के इमोशंस थे, किस तरह के प्रेशर्स थे, लोगों ने क्या देखा, किस तरह के जो फैसले हुए, और तब से अब तक जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि जो भी सबूत हैं वो इस घटनाक्रम के वो नष्ट ना हो, लेकिन पूरे देश को, सबको यही चिंता है कि कहीं ना कहीं जो किसान हैं, उनके परिवार हैं, उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें जो बारीकियां जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, बारीकियां लोग समझ सकें। जी, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, रमन कश्यप जो पत्रकार थे उनकी मौत पे बहुत कम बात हो रही है। और आप सोच के देखिए कि एक पत्रकार को मार दिया गया गाड़ी से कुचल के, जो अपना काम कर रहा था। बहुत मतलब आपको पता ही है कि जो कस्बे लेवल के और जिला लेवल के पत्रकार होते हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, 2-3 काम करने पड़ते हैं उनको, फिर जाके उनका गुजारा चल पाता है। इतनी कम उसमें आय है उस तरीके की पत्रकारिता में। तो वो काम का वो उसके ऊपर फिर उसको उनको लेकर दावे भी गलत किए जा रहे हैं। तो वो उनका परिवार इस बात से परेशान है कि गोदी मीडिया ये दिखाया जा रहा है कि उनके बेटे को तो किसानों ने मार दिया, जबकि परिवार का भाई, परिवार का बाप, मतलब परिवार के जो उनके पिताजी थे, सबसे पहले हमने उनका इंटरव्यू इसीलिए ही किया क्योंकि एक नैरेटिव चलने लग गया था कि ये देखो तो गोदी उन्होंने किसानों ने पीट पीट के पत्रकार मार दिया। तो उस स्टोरी में बहुत ज्यादा डिटेल में गए हम लोग, उसके भाई का, उसकी पत्नी का, उसके पिताजी का, वो उसके साथियों का, जो जो वहाँ के पत्रकार थे उनके सबके इंटरव्यूज बारीकी से किए, वो सारे डालने पड़े। तो ये मतलब आप ये बताइए कि इन वीडियोस
मतलब वीडियो के फॉर्म में कौन से सबूत नहीं है? सारे तो सबूत हैं, एक एक सबूत हैं जो बिल्कुल दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज टेरर अटैक जिसका पूरा माहौल 2 महीने से चल रहा था। यही वो यूरोप में यूरोप में कोई जब घटना होती है, कोई पिकअप ट्रक वाला चढ़ा देता है किसी भीड़ के ऊपर, तब आप लोन वॉल्फ टेरर अटैक बोलते हो। यहाँ पे तो शांतिपूर्ण किसान वापस जा रहे थे, 3-3 गाड़ियां, उसमें 20 लोग, और उससे पहले 2 महीने से पहले जो वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश किसानों में, किसी की मोटरसाइकिल रुकवा, किसी के चांटे मार दिए, किसी का झंडा गिरा दिया, किसी के स्कूल में रेड करवा दी, किसी के कोई और जो सब्सिडी वगैरह थी वो रुकवा दी, ये सब चल रहा था वहां पे। अजय मिश्रा जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो समझिए कि मंत्री तो मैं बाद में बनाऊं, पहले मैं जो था तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा, औकात दिखा दूंगा। ये पूरा ये ऑर्गेनाइज टेरर अटैक है। इसमें मैं जो बहुत सोच समझ के इस शब्दावली पे बात, अशोक स्वैन ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, हालांकि अशोक स्वैन का वो ट्वीट देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बातें बताई हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग भी हैं, मगर मैं चाहूंगी कि दर्शक जो इसको देख रहे हैं वो इन बातों को गहराई से समझें, इन विश्लेषण भी करें, और जो खबरें आ रही हैं उनको तोल मोल के देखें, थोड़ा सा बारीकियों में जाएं, और भी जो नैरेटिव के बाहर की जो चीजें उसको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स यहाँ मनदीप पुनिया ने हमारे सामने रखे हैं उसमें बहुत कुछ छुपे संदेश भी हैं जो सबको डिकोड करने होंगे, अपनी समझ बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप हमसे बात करने के लिए। और हिंद किसान में इस तरह की चर्चाएं, सार्थक चर्चाएं अगर आपको देखनी है तो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर आप हमारा साथ दें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।